नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। आज की कहानी अवैध संबंधों की है। आज की कहानी एक तलाकशुदा महिला की है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि अवैध संबंध किस तरह से आदमी को मौत के मुंह तक ले जा सकते हैं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। यह कहानी महाराष्ट्र के नागपुर जिले से सामने आई है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम अजय आनंद है। आर्मी में फार्मासिस्ट है और नागालैंड के अंदर उसकी तैनाती है। तकरीबन 33 साल उसकी उम्र है। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार ज्योत्सना आकरे है, जो कि एक तलाकशुदा महिला है और उनकी उम्र तकरीबन 32 साल है। अब साल 2019 में ज्योत्सना आकरे की शादी होती है। शादी होने के बाद वो 1 साल तक अपने पति के साथ रहती हैं, लेकिन 1 साल के अंदर ही पति से काफी ज्यादा मतभेद बढ़ जाते हैं। दोनों की किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है। इसीलिए दोनों अलग होने का डिसीजन लेते हैं और ज्योत्सना अपने पति से तलाक ले लेती है। तलाक लेने के बाद अपनी सहेली के साथ रहना शुरू करती हैं और एक प्राइवेट कंपनी को भी ज्वाइन कर लेती हैं। अब रोज ऑफिस जाना, ऑफिस से शाम को घर आना और अपने परिवार के लोगों से फोन पर बात करनी। अपने परिवार से हमेशा वो टच में रहा करती थी और काफी ज्यादा फोन पर बातचीत किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे ज्योत्सना का जीवन ऐसे ही चलता रहता है। ऑफिस जाना और शाम को ऑफिस से घर आना और बस इधर उधर थोड़ा बहुत घूम लेना। लेकिन उन्हें जैसे जैसे समय बीतता है अपने जीवन के अंदर कुछ कमी महसूस होती है। खालीपन उन्हें अपने जीवन के अंदर महसूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक बार शादी कर चुकी थी। अब अपने जीवन में को बेहतर करने के लिए एक जीवन साथी की तलाश में वो मैट्रिमोनियल साइट पर अकाउंट बनाती हैं और एक जीवन साथी की तलाश करना शुरू करती हैं। कुछ लोगों से बातचीत करती हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट पर अजय आनंद से हो जाती है। अब अजय आनंद से धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है। दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और आपस में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। मिलना जुलना शुरू करते हैं। फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और धीरे धीरे रिश्ता अवैध संबंधों तक यानी शारीरिक संबंधों तक पहुंच जाता है। दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल हो जाते हैं। लेकिन ज्योत्सना की जब भी अजय आनंद से मुलाकात होती तो वो सिर्फ उनसे शादी के लिए कहती और कहती कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और एक पति पत्नी की तरह रहा करेंगे। लेकिन आनंद हमेशा उनकी बात को इग्नोर करता, टाल देता और थोड़ा समय मांगता। लेकिन इसी बीच आनंद अपने परिवार वालों से भी बात करता है, अपने रिश्ते के बारे में बताता है। जब परिवार के लोगों को रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो इसका विरोध करते हैं और आनंद से काफी ज्यादा लड़ते हैं और कह देते हैं कि हम उस लड़की को स्वीकार नहीं करेंगे। अब ये बात जाके वो ज्योत्सना को बताता है। ज्योत्सना से कहता है कि मेरे परिवार वाले तुम्हें स्वीकार करने के लिए एग्री नहीं है, हम शादी नहीं कर सकते। लेकिन आकरे कहती हैं कि नहीं, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी क्योंकि तुम जानते हो हम कितने टाइम से रिश्ते में हैं और हमारा रिश्ता कहां तक पहुंच चुका है, हम कितनी बार शारीरिक संबंध बना चुके हैं। इस तरह की वो बातें कहती हैं। उस वक्त वहां से आकाश आनंद चला जाता है। कुछ दिन उनकी मुलाकात नहीं होती है और इसी बीच आकाश आनंद के परिवार वाले एक दूसरी लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। जब शादी करा देते हैं तो वो धीरे धीरे आकरे को इग्नोर करना शुरू करता है, फोन पे बातचीत करना बंद करता है और मिलना जुलना भी बिल्कुल खत्म कर देता है। जब काफी समय बीतता जाता है तो आकरे को चिंता होती है कि वो जिस व्यक्ति से शादी करना चाहती हैं अब वो उसका फोन तक नहीं उठाना, आखिर ऐसी क्या बात हो गई। तो फिर वो उसके दोस्तों से संपर्क करती है। ये ठानती है कि खुद ही वो अपने प्रेमी को ढूंढेंगी और उससे मुलाकात करेंगी। एक दोस्त को फोन करती हैं आकरे और पूछती हैं कि आनंद कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मुलाकात करनी है। तो दोस्त आनंद की लोकेशन भी बताता है, लेकिन उस वक्त वो आनंद को फोन करके ये भी बता देता है कि तुम्हारी प्रेमिका ज्योत्सना का मेरे पास कॉल आया था और वो काफी ज्यादा परेशान थी और तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हारी लोकेशन मैंने उसे दे दी है। अब ये सुनते ही आनंद काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके शादी के रिश्ते में दरार पड़ जाएगी, उसका शादीशुदा जीवन जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो उसके मन में
प्लान बनता है। प्लान ये कि क्यों ना अपनी प्रेमिका को वो अपने रास्ते से ही हटा दे और उस दुनिया से ही उसका नामो निशान मिटा दे। वो तुरंत ज्योत्सना को कॉल करता है। कॉल करने के बाद 28 अगस्त के दिन बांद्रा रोड पर मिलने के लिए बुलाता है। अब जैसे ही आकरे के पास में कॉल पहुंचती है उसके प्रेमी की इतने टाइम के बाद, तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो भी मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि काफी टाइम से वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी और मुलाकात नहीं हो पा रही थी। दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद एक होटल के अंदर जाते हैं। होटल के अंदर समय बिताते हैं, अपने जो उनका पर्सनल टाइम होता है उसे एक होटल के अंदर बिताते हैं और वहां जाकर काफी ज्यादा बातचीत वगैरह करते हैं। अजय काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ज्योत्सना नहीं मानती। उसके बाद वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर टोल प्लाजा पर लेकर आता है। एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो नशीला पदार्थ ज्योत्सना को दे देता है। अब जब ज्योत्सना को नशीला पदार्थ देता है तो उन्हें काफी ज्यादा नशा हो जाता है, वो बेहोश हो जाती हैं। इसी का मौका का फायदा उठाते हुए वो उनका गला घोट के कत्ल कर देता है, मार देता है। और फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो आगे की स्क्रिप्ट लिखता है, जो कि दृश्यम फिल्म से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। वो जंगल के अंदर जाता है, गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोदने के बाद दफन कर देता है। दफन करने के बाद उस पर सीमेंट डालता है और इस तरह से उस जगह को कर देता है कि जैसे वहां पर कभी कुछ खुदाई वगैरह कोई ना हो। पूरा ऐसा दिखा देता है कि जैसे कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रही हो और यहां पर कोई लाश दफन ही नहीं है। पुलिस के पास में 27 अगस्त को परिवार वाले, वो माफ कीजिएगा 29 अगस्त को परिवार वाले जो हैं वो पहुंचते हैं, क्योंकि जिस वक्त ज्योत्सना का मर्डर हुआ था और उसकी डेड बॉडी को दफन किया था, तो उसी वक्त उसका प्रेमी उसका फोन एक ट्रक में फेंक देता है। अब जहां जहां ट्रक जाए फोन की लोकेशन जो है वहां वहां जा रही थी, तो घंटी तो जा रही थी लेकिन फोन नहीं उठा रही थी। अब परिवार वाले इससे काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और 29 अगस्त को पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस से बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके उनकी जवान लड़की है वो गायब हो चुकी है, फोन की रिंग जा रही है लेकिन नहीं उठा रही है। अब पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है और अपने तरीके से ढूंढना शुरू करती है, लेकिन समय बीतता चला जाता है। 17 सितंबर जब आती है तो लड़की जब नहीं मिलती है तो फिर वो फिर से पुलिस के पास जाते हैं। अब पुलिस अपहरण होने की एफआईआर लिखती है, मामले के अंदर और तेजी के साथ जांच करने के लिए। लोकेशन को जो है वो ट्रैक किया जाता है तो पता चलता है कि लोकेशन जो है वो कई जगह घूम रही है, यानी जहां जहां ट्रक जा रहा था वहां की लोकेशन जो है वो पुलिस को मिल रही थी। अब इसी दौरान जब कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जाती है तो उसके अंदर नंबर मिल जाता है उन्हें अजय आनंद का। अब अजय आनंद से कई बार बातचीत हुई थी उस दौरान, गायब होने से पहले, उससे पहले की भी जब कॉल डिटेल देखी जाती है तो अजय आनंद से काफी लंबे समय तक और काफी देर देर तक बातचीत हुई थी। अब पुलिस को थोड़ा शक होता है। पुलिस तुरंत अजय आनंद से के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद उनसे पूछताछ करने के लिए कहती है, यहां तक की समय देती है कि आप इस दिन हमसे पूछताछ करने के लिए हमारे पुलिस स्टेशन आएंगे। अब चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो जाती है। वो उसे पता चल जाता है अजय आनंद को कि कहीं वो फंस ना जाए, इसीलिए फंसने से बचने के लिए वो अपने आप को फौजी होने का फायदा उठाता है और एक मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर खुद को भर्ती करवा देता है। भर्ती करवाने के बाद जिस वक्त पुलिस बुलाती है वो नहीं जाता है तो पुलिस का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, लेकिन पुलिस फिर भी उसे गिरफ्तार कर ही लेती है। करने के बाद काफी ज्यादा गहराई से जब उससे पूछताछ करती है तो फिर पुलिस की जांच में वो फौजी खुल जाता है और पुलिस को बताता है कि किस तरह से उसने अपनी प्रेमिका का मर्डर किया था और वो अपनी प्रेमिका का मर्डर करने के लिए क्यों इतना उतारू हो गया कि उसे इस वारदात को अंजाम देना पड़ा। दरअसल अजय आनंद उससे शुरू से ही शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन उसकी शादी जब किसी और लड़की से हो जाती है तो वो अपने शादीशुदा रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता है, वो अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता है और इसी डर से अपने रास्ते से हटाने के लिए अपनी प्रेमिका का मर्डर करता है। और पूरी दृश्यम स्टाइल में, यानी साल 2015 में आपने अजय देवगन की जो फिल्म देखी होगी उसकी तरह स्क्रिप्ट लिखता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है
कि वो रियल लाइफ है और ये रियल लाइफ है, क्योंकि जब पुलिस बाल की खाल निकालने पर आती है तो अपराधी को पताल से भी निकाल लाती है, जो कि इस पूरे केस के अंदर देखा गया। खैर, अवैध संबंधों के कारण, एक गलत डिसीजन के कारण एक 32 साल की महिला की जान चली गई और एक 32 साल का फौजी सलाखों के पीछे आप अपना आगे का जीवन काटेगा। खैर, इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना। और तमाम क्राइम स्टोरीज के लिए अगर आपको क्राइम में इंटरेस्ट है तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। मैं आपके लिए इसी तरह की कहानी लाता रहता हूं। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो। जय हिंद।